रहमान रहीम। सो हार्ट में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ईसीजी के बारे में और एक्शन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लिखे आज भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज अबाउट कार्डियक साइकिल। व्हाट इज मेंट बाय कार्डियक साइकिल। ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है लेकिन इससे एमसीक्यूज भी बहुत सारे आते हैं। तो लिखे व्हाट इज मेंट बाय कार्डियक साइकिल। देखिए इसके नाम में अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें, इसमें साइकिल का वर्ड है और साइकिल हर वो चीज़ होता है जो रिपीट होता है। साइकिल मीन नॉन स्टॉपेबल प्रोसेस। अगर एक कंसेप्ट है जिसमें द वर्ड साइकिल कम, साइकिल मीन रिवॉल्व होना, ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो हार्ट के अंदर बार बार होगा, हर मिनट में होगा, हर सेकंड में होगा। ठीक है, और कार्डियक इज द वर्ड यूज फॉर व्हाट, हार्ट। एक बीट के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हार्ट बीट करें तो एक बीट के अंदर जितना ब्लड निकलता है उसका नाम क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम। वो एक मिनट वाला कार्डियक आउटपुट है, लेकिन एक बीट के अंदर जितना ब्लड निकलता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। लेकिन एक बीट के अंदर हार्ट के अंदर जितने इवेंट्स होते हैं और वो दोबारा रिपीट होके वापस आते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो देखिए बहुत आसान है। द इवेंट्स दैट इज अकोरिंग या a sequence of mechanical events that is occurring in the heart in how much time, one beat, that is called a cardiac cycle। फिर इन इवेंट्स की वजह से जितना ब्लड एक बीट में बाहर जाता है तो उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते थे। तो लेके डेफिनेशन पहले लेके आसान, द सीरीज ऑफ इवेंट्स, द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इज occurring in the heart during one beat, that is known as cardiac cycle। तो एक बीट के अंदर जितना इवेंट्स होते हैं हार्ट के अंदर इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब आप लोग यहाँ पे लेके वन बीट इज इक्वल टू वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। ठीक है, आप लोगों से कोई ये पूछे कि एक बीट का मतलब क्या है, दैट इज वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। तो हार्ट के अंदर जितने भी चैम्बर्स है, इन द ह्यूमन हार्ट देयर आर टोटल 4 चैम्बर्स। हाउ मेनी, 4 चैम्बर्स। उन 4 चैम्बर्स के अंदर जो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, वन बीट कहते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये बन गया कि हार्ट में एक सिस्टोल एक डायस्टोल के अंदर जितने इवेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। और ये तो अंडरस्टूड बात है कि हार्ट 24 घंटे पंप करता है, वो काम करता है। तो एक सिस्टोल एक डायस्टोल जब एक दफ़ा हो जाए तो उससे तो फिर भी रिपीट होना है। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स बार बार आएंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, कार्डियक साइकिल है। अब लिखे टाइम ड्यूरेशन कि एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम में होता है। तो टाइम ड्यूरेशन लेके कि इन हाउ मच टाइम वन कार्डियक साइकिल इज अकर, आंसर इज 0.8 सेकंड। कितने टाइम में, 0.8 सेकंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि हार्ट के अंदर जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है तो इसके दरमियान जो टाइम लगता है वो कितने का बराबर होता है, 0.8 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है जी। अब इसमें आप लोगों ने लिखना है कि इसमें कंपोनेंट्स कौन से होंगे। कंपोनेंट्स कार्डियक साइकिल के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसमें आप लोगों ने याद रखना है, नंबर 1 एट्रियल इवेंट्स। कुछ बातें हम एट्रियस के डिस्कस करेंगे और कुछ इवेंट्स होंगे जो कहाँ पे होंगे, वेंट्रिकल। सो दे आर कॉल्ड वेंट्रिकुलर इवेंट्स। सो इन द कार्डियक साइकिल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एट्रियल इवेंट्स एंड वेंट्रिकुलर इवेंट्स। हर वो चीज़ें जो एट्रियस के अंदर होंगे वो एट्रियल इवेंट्स कहलाएंगे और जो हम वेंट्रिकल में डिस्कस करेंगे तो उसको हम वेंट्रिकुलर इवेंट्स कहते हैं। अब देखें इसकी आसान जो है आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें हम सिंपली, आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था, हमने कहा था कि हार्ट इज़ अ पंपिंग चैम्बर। हार्ट क्या है, पंपिंग आर्गन है। और फिर उसके जो आर्गन में चैम्बर है पंपिंग, वो वेंट्रिकल है कि एट्रिया है, वेंट्रिकल है। एट्रिया का काम ब्लड कलेक्ट करना और वेंट्रिकल को देना, और फिर वेंट्रिकल का काम ब्लड को पंप करके बॉडी को देना। तो एक्चुअली हमारे बॉडी को जो ब्लड की पंपिंग मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वेंट्रिकल से।
तो कार्डियक साइकिल के अंदर जो हमारा टारगेट है मेनली वो किस पे फोकस करना है, वेंट्रिकल, और फिर वेंट्रिकल के साथ को रिलेटेडली हम किसको डिस्कस करेंगे, एट्रियल इवेंट को भी डिस्कस करेंगे। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है लिखे कि व्हाट इज दी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये हेडिंग दे दे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एक्चुअली जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है इस स्टेज के अंदर दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं। इन दिस स्टेज बोथ द वेंट्रिकल एंड द हार्ट आर रिलैक्स, क्योंकि डायस्टोल का मतलब क्या था, रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पहले के इन दिस स्टेज both the ventricles are what, आंसर इज रिलैक्स, क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है उसके अंदर जनाब दोनों वेंट्रिकल क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। अब इसमें लिखे कि जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है इसके अंदर फिर फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं। हाउ मेनी, 3। नंबर 1 लिखे रैपिड फिलिंग फेज, ये भी हम डिस्कस करेंगे। रैपिड फिलिंग फेज। नंबर 2 स्लो फिलिंग फेज, दैट इज कॉल्ड स्लो फिलिंग फेज, ठीक है, स्लो फिलिंग फेज। एंड नंबर लास्ट दैट इज कॉल्ड लेट फिलिंग फेज। इसको क्या कहते हैं, लेट फिलिंग फेज। और ये जो लेट फिलिंग फेज है इसका दूसरा नाम है एट्रियल सिस्टोलिक फेज। क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टोलिक फेज। लेकिन चूंकि आप लोग बहुत इनिशियल स्टेजेस से गुजर रहे, फर्स्ट ईयर वाले हैं, तो मैं ज़्यादा इस कंसेप्ट को डीप नहीं कह सकता, लेकिन आप लोगों को उतना पढ़ाऊंगा जितना आप लोगों की यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखेंगे कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में होते हैं दोनों, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट, उन दोनों राइट वेंट्रिकल की जब रिलैक्सेशन होती है तो उस दौरान वो कितने फेज से गुजरता है, 3 फेज से, रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज एंड लेट फिलिंग फेज। ये 3 बातें अगर कोई आप लोगों से कहेगा तो हमें समझ आना चाहिए कि उस टाइम दोनों वेंट्रिकल के स्टेट में होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक फेज, ठीक है। अब याद रखना है कि इन तीनों का मतलब किस फेज की बात कर रहा हूँ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसमें कितना टाइम लगता है, टाइम ड्यूरेशन इसका इम्पोर्टेंट है। इन तीनों फेजेस के अंदर जितना टाइम लगता है दैट इज राउंड अबाउट इक्वल टू 0.3 सेकंड्स। कितना होता है, 0.3 सेकंड। तो इसका मतलब यह है कि जो वेंट्रिकुलर फेज होता है, वेंट्रिकुलर फेज, इसमें वेंट्रिकल जनाब क्या होते हैं, ये रिलैक्स होते हैं। बस समझ गए क्या नहीं, ये 0.5 करे सूर्य यार, ठीक है, 5, ये 0 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है। अब इसमें वेंट्रिकल बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, बात समझ गए क्या नहीं। अब इस स्टेज के अंदर वेंट्रिकल ब्लड लेगा, क्योंकि हमने बात की थी कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो उसमें ब्लड आता है, और जब वंस द वेंट्रिकल आर फिल अप ब्लड तो उसने फिर ब्लड क्या करना है, इजेक्ट करना है। अब इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा। ये वेंट्रिकुलर क्या है, डायस्टोल है। जब इसने ब्लड ले लिया और ये ब्लड से भर गए तो अब इसने आगे ब्लड निकालना भी है, पहले के वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये कंसेप्ट टॉपिक के एंड में आप लोग और भी समझ आ जाएगी, ठीक है, ये टॉपिक हमने कैसे कवर करना है। तो यहाँ पहले के द नेक्स्ट फेज ऑफ द वेंट्रिकल दैट इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आप लोग लिखे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इस फेज के अंदर लिखे इन दिस फेज बोथ वेंट्रिकल आर इन कॉन्ट्रैक्शन स्टेट। किस में होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखे इन दिस स्टेज both the ventricles are in contracted stage। ये किस स्टेट में होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में, ठीक है जी। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं तो उसके फर्दर अपने स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं, स्टेजेस। उसमें जो पहला स्टेज आता है आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज कॉल्ड आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। इसको क्या कहते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन।
ठीक है, याद रखें आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन इज अ फेज विच इज प्रेजेंट इन विच स्टेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को थ्योरी लिखता हूँ, फिर हम डायग्राम के जरिए उसको प्रूफ करेंगे। आप लोग यहाँ पे लिखे इन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज the ventricle start to contract, क्या हो जाते हैं, start to contract and AV valve, हाँ जी AV valve से मुराद हमारा क्या था, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसमें ट्राइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व, जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, एवी वाल्व। तो इस स्टेट के अंदर जो एवी वाल्व है उसकी क्या होती है, क्लोजर होती है, और एवी वाल्व की क्लोजर से साउंड प्रोड्यूस होगी क्या नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड S1 हार्ट साउंड। वो क्या होती है, S1 हार्ट साउंड। जहाँ पहले के एंड एवी वाल्व आर क्लोज्ड producing S1 हार्ट साउंड, साउंड नंबर 1, एंड दैट इज कॉल्ड लूप। इसको हम क्या कहते थे, लूप। हम कहते हैं लूप डुप। जो लूप है दैट इज S1 हार्ट साउंड एंड दैट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ विच वाल्व, AV वाल्व। ठीक है, और यहाँ पे लिखे इन दिस स्टेज all the walls of heart are closed, क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, जब वेंट्रिकल के ऊपर भी वाल्व क्लोज है और वेंट्रिकल के आगे भी वाल्व क्या है, क्लोज है। अब ये मैं आप लोग को प्रूफ करूंगा, वेट फ्यू मिनट्स। हमने ये डिस्कस किया कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में ये वो स्टेज है जिसमें वेंट्रिकल क्या स्टार्ट करेगी, कंट्रैक्शन, इसलिए तो कंट्रैक्शन फेज है। और दूसरी बात यह है कि इस फेज के अंदर जितने भी वाल्व है हार्ट के क्या होंगे, क्लोज। तो वेंट्रिकल के साथ न ब्लड ऐड हो रहा है न उससे ब्लड जा रहा है। जितना ब्लड है वो सेम रहेगा कि चेंज होगा, सेम। आप लोग खुद बताएं, एक बकेट ले लें, एक बाल्टी ले लें और उसमें पानी भर दें। आप उस बाल्टी को ऊपर से भी डांपें और नीचे से भी, उसमें न पानी ऐड करें और न उससे पानी निकालें, तो मतलब सारे वाल्व क्या है, क्लोज है। तो उसमें न ब्लड आ रहा है न उससे ब्लड जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड सेम रहेगी कि चेंज। इसलिए स्टेज का नाम आइसो वॉल्यूमेट्रिक है। आइसो मीन सेम, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। तो ऐसा वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जिसमें सारे के सारे वाल्व्स ऑफ द हार्ट क्या हो, क्लोज हो, और उस पर वेंट्रिकल क्या स्टार्ट करे, कंट्रैक्शन, इसको हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है जी, अब ये मैं डिस्कस करूंगा आगे। जब हम मजीद थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर हम एक डायग्राम ड्रा करेंगे, उस डायग्राम के जरिए इसको हम सम अप करेंगे। ठीक है, जब ये कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगी तो फिर आप लोगों को पता है एक वक्त आएगा प्रेशर बिकम मोर, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो आगे सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे। कौन से वाल्व, सेमिल्यूनर, जिसमें एयोर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व हैं। जब वो ओपन होंगे तो फिर वेंट्रिकल से तेजी के साथ ब्लड क्या होगी, निकलेगी आगे। दैट इज कॉल्ड रैपिड इजेक्शन फेज। इसको क्या कहते हैं, रैपिड इजेक्शन। तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के बाद द सेकंड फेज इज कॉल्ड रैपिड इजेक्शन फेज। इसको हम क्या कहेंगे, रैपिड इजेक्शन फेज। तो प्लीज ये भी याद रखना है, जो रैपिड इजेक्शन फेज है इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें जो वेंट्रिकल है वो इतना जोर से कंट्रैक्ट करेंगे कि सेमिल्यूनर वाल्व बिकम ओपन, वो क्या हो जाएंगे, ओपन, और तेजी के साथ वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, ब्लड। सो रश ऑफ द ब्लड विद द हाई स्पीड दे विल कम आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल। द स्टेप इज कॉल्ड रैपिड इजेक्शन फेज। यहाँ पहले के इन दिस फेज the ventricles are हाँ जी strongly contract your cardiac cycle is very important topic। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें confusion के शिकार होते हैं। आखिर में at the end of the lecture आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आई तो लेक्चर के बाद भी पूछे कि सर मुझे चीज़ समझ नहीं आई,
तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर। लेकिन अगर अभी से एक ब्लड रही है टॉपिक पर, ये बाद में क्लियर नहीं हो जाएगी। तो आज क्लास के एंड में हर एक बंदा इंक्लूडिंग एवरीवन, उनको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मुझे चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, मैं आगे मैं सम अप करूँगा तो आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है जी। रैपिड इजेक्शन के अंदर इजेक्शन का मतलब ब्लड का निकलना, और हमें पता है कि जो पंपिंग चैम्बर है वो वेंट्रिकल्स है। तो जब वेंट्रिकल कौन से वाल्व ओपन करेगी? सेमिलुनर वाल्व। तो जोर के साथ ब्लड बाहर निकलेगी क्या? नहीं। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एयोर्टा में जाएगी, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ एयोर्टा है और जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी है। तो हम कहेंगे कि जब दोनों वेंट्रिकल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड पे पल्मोनरी वाल्व ओपन होगा और लेफ्ट साइड पे एयोर्टिक वाल्व ओपन होगा। और पल्मोनरी और एयोर्टिक वाल्व दोनों को कंबाइंड हम क्या कहते हैं? सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। तो जब सेमिलुनर वाल्व ओपन होगी, वेंट्रिकल ब्लड से भर गए हैं कि नहीं? अब ये ब्लड से भर गए हैं, तो जितना वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। तो जब इनिशियली वो दरवाज़ा खुलेगा, वाल्व खुलेंगे, तो ब्लड जोर से जाएगी कि नहीं? तो वो रैपिड इजेक्शन होगी, इसलिए इसका नाम क्या है? रैपिड इजेक्शन फेज है। तो यहाँ पे लिखे कि इन दिस फेज द वेंट्रिकल आर स्ट्रांगली कंट्रैक्ट एंड, देखे, आर स्ट्रांगली कंट्रैक्ट एंड द ब्लड विल स्ट्रांगली कंट्रैक्ट एंड द सेमिलुनर वाल्व, कौन से वाल्व? सेमिलुनर वाल्व आर ओपन, सेमिलुनर वाल्व ओपन होंगे एंड ब्लड इज इजेक्टेड विद हाई स्पीड, ब्लड इज इजेक्टेड विद हाई स्पीड। जो ब्लड है वो हाई स्पीड के साथ क्या करेगा? इजेक्ट करेगा। सो दीज आर द मेन एमसीक्यूज। ठीक है, रैपिड इजेक्शन फेज इसको कहते हैं। अब जब ब्लड जोर से निकलेगा तो फिर कुछ देर के बाद ब्लड निकलता रहेगा, लेकिन उसका जोर क्या हो जाएगा? कम। तो फिर उसको स्लो इजेक्शन फेज कहेंगे। क्या कहेंगे? स्लो इजेक्शन। तो यहाँ पे लेके द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड स्लो इजेक्शन फेज, स्लो इजेक्शन फेज, स्लो इजेक्शन फेज। इसके बाद होगा स्लो इजेक्शन फेज। नेक्स्ट लिखें इन दिस फेज, in this phase the blood is going out but in slow rate। यहाँ पे तो ब्लड बाहर जाएगी, लेकिन जो बाहर जाने की स्पीड है ब्लड की वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? स्लो इजेक्शन फेज कहते हैं। तो पहले रैपिड इजेक्शन फेज है, फिर क्या है? स्लो इजेक्शन फेज होता है। अब जब ब्लड जो है मैक्सिमम वेंट्रिकल से निकल जाएगा, अब इस स्टेज पे कौन से वाल्व ओपन है? शाबाश, दैट इज कॉल्ड सेमिलुनर वाल्व। कौन से वाल्व ओपन है? सेमिलुनर वाल्व। देखे ना आप लोग, थ्योरी को अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो इन दिस स्टेज व्हेन द वेंट्रिकल आर स्ट्रांगली कंट्रैक्ट दे विल ओपन विच वाल्व? सेमिलुनर वाल्व। और यहाँ पे सेमिलुनर वाल्व से मुराद एयोर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व है। अब जब वेंट्रिकल अपना ब्लड बाहर निकालेगी तो फिर उससे ब्लड तो बाहर गई है, तो वेंट्रिकल के अंदर अब ब्लड की वॉल्यूम क्या रही है? कम। अब उसने मजीद लेने के लिए अपने आप को क्या करना है? रिलैक्स करना है। तो जब वो रिलैक्स करेगी और सेमिलुनर वाल्व जो क्या थी? ओपन थी, अब क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। तो उसकी क्लोजर से क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड, दैट इज कॉल्ड S2 हर्ट साउंड। इसको क्या कहते हैं? S2 साउंड। तो हमने कहा था कि क्लोजर ऑफ AV वाल्व प्रोड्यूस S1 हर्ट साउंड एंड क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व प्रोड्यूस S2 हर्ट साउंड। तो यहाँ पे लेके अनदर इज कॉल्ड आइसो, बी अटेंटिव, ठीक है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब देखें आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर होता क्या है? इन दिस स्टेज द बोथ वेंट्रिकल आर गोइंग टू, हाँ जी, रिलैक्स। इस स्टेज के अंदर दोनों वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। इन दिस स्टेज द बोथ वेंट्रिकल आर गोइंग टू रिलैक्स। तो जब ये रिलैक्स होंगे तो सेमिलुनर वाल्व विल क्लोज, वो क्लोज हो जाएंगे। एंड देयर इज क्लोजर ऑफ
सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमिलुनर वाल्व विच प्रोड्यूस S2 हर्ट साउंड। क्या बनाएंगे? S2 हर्ट साउंड। ठीक है जी, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। अब S2 हर्ट साउंड जो है वो आ जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब इन चीज़ों को जहन में रखते हुए यहाँ पे एक छोटा सा हम मैकेनिज्म ड्रा करते हैं, फिर उसको डायग्राम के साथ कंपेयर करते हैं। अगर आप लोग एग्जाम में बैठे हैं और ये सारा चीज़ नहीं लिख सकते, मैं आप लोग को एक आसान ट्रिक बताता हूँ और कार्डियक साइकिल आ जाए, तो आप लोग बताएंगे कि सर हार्ट के अंदर एक बीट में जो इवेंट्स होती है उसको क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। एक बीट से मुराद एक सिस्टोल और एक डायस्टोल है। और हार्ट जो है अगर वो हेल्दी है, वो नॉर्मल है, तो वो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल में कितना टाइम लगाता है? 0.8 सेकंड। इस 0.8 सेकंड के अंदर एट्रियस और वेंट्रिकल दोनों में जो होता है उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और ये कार्डियक साइकिल हर 0.8 सेकंड के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। और ये जितनी ज़िंदगी होती है ये चलता रहता है। और कुछ बुक्स वाले ये भी कहते हैं कि एवरेज ह्यूमन बीइंग, हमारी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 50 से 60 साल होता है। कुछ लोग होते हैं वो यंग एज में भी मर सकते हैं, कुछ लोग 100 साल में भी नहीं मरते, लेकिन अगर हम एवरेज लाइफ स्पैन बताए तो 50 से लेके कब तक है? 60 साल तक है। कहते हैं कि एक एवरेज बंदा जो 60 साल तक जीता है उसके हार्ट में 2.5 बिलियन कार्डियक साइकिल्स होते हैं। कितने? 2.5 बिलियन कार्डियक साइकिल इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग passes if he or she survive up to 60 years। इसका मतलब हर 0.8 सेकंड के बाद अगर एक साइकिल होता है तो आप लोग खुद सोचें कि इसका नंबर कहाँ पे जाएगा। और इस साइकिल की वजह से हार्ट रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या कर रहे हैं? रिलैक्सेशन कर रहे हैं। रिलैक्सेशन में हार्ट की फीलिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट की इजेक्शन होती है। ठीक है, तो जब ब्लड आता है तो उस टाइम हार्ट डायस्टोल में होता है, लेकिन जब वो ब्लड निकालता है तो उस टाइम हार्ट किस में होता है? सिस्टोल में होता है। ठीक है जी, अब देखें आसानी के लिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके इम्पोर्टेंट टेबल, ये जो इम्पोर्टेंट टेबल है ये आप लोग ड्रा करें। इस टेबल से आप लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। अब इस कार्डियक साइकिल के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, इसमें हम प्राइमरीली डिवाइड करते हैं ये 3 फेजेस में। कितने में? 3। नंबर 1, कार्डियक साइकिल के अंदर डायस्टोल होता है। क्या होता है? डायस्टोल। फिर इसके अंदर एट्रियल सिस्टोल होता है। क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल। और एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। सो इन अ कार्डियक साइकिल देयर आर 3 फेजेस। नंबर 1 इज कॉल्ड डायस्टोल। अब ये जो डायस्टोल का वर्ड लिखा है ये एट्रियाज और वेंट्रिकल्स दोनों के लिए इकट्ठा है, इसलिए मैंने इसके साथ में एट्रिया का जिक्र किया है ना, वेंट्रिकल का क्या है। अगर आप लोग ये पूछेंगे कि सर ये एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल है, लेकिन ये डायस्टोल किस चीज़ का है, जिसमें एट्रियस भी आती है और वेंट्रिकल भी आती है। ठीक है जी, ये कंबाइंड डायस्टोल होता है। क्या होता है? कंबाइंड डायस्टोल। आप लोग सिर्फ मुझे ये बताएं, बिल्कुल आसान कंसेप्ट, अपने आप को कंफ्यूज नहीं रखना कि जब हम वर्ड्स किसकी बात करेंगे? डायस्टोल। तो डायस्टोल का मतलब द हार्ट इज इन रिलैक्सेशन। ये किस में है? रिलैक्सेशन में है। ये तो सबको आसान है कि नहीं? डायस्टोल का मतलब ये है कि हार्ट के अंदर जो मसल है वो रिलैक्स है। क्या है? रिलैक्स है, रिलैक्सेशन पेज है। अब ये कौन सा पेज है? शाबाश, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन फेज। सिस्टोल का मतलब हमेशा कॉन्ट्रैक्शन है। अब ये क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये भी क्या है? ये कंट्रैक्शन फेज है। तो अगर आप लोग कार्डियक साइकिल इस तरह भी ड्रा करेंगे तो कोई बंदा इसको गलत नहीं कहेगा। आप कहेंगे कि कार्डियक साइकिल को हम प्राइमरीली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंबाइंड डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और डायस्टोल का मतलब स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन है। अब सुन लें, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल एट्रिया, किसकी बात करता हूँ? एट्रिया। या हम बात करेंगे किस चीज़ की? वेंट्रिकल्स। तो शाबाश, क्लास में एनीवन कैन टेल मी कि इसके अंदर एट्रिया जो है वो रिलैक्स होगी कि कंट्रैक्ट होगी? हाँ, रिलैक्स होगी। आर का मतलब क्या है? रिलैक्स है। और वेंट्रिकल क्या होगी? रिलैक्स होगी। क्या होगी? रिलैक्स। मैं वही बात समझा रहा हूँ। कहने का मतलब यह है
कि कार्डियक साइकिल का वो फेज जिसमें एट्रियाज और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होती है उसको हम कंबाइंड डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबाइंड डायस्टोल। इसमें एट्रिया भी रिलैक्स होती है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स होती है। फिर आप लोग कहोगे कि अगर एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है तो ब्लड किसने निकालना है? ये चीज़ जहन में आती है। तो जो ब्लड पहले से एट्रिया वेंट्रिकल ने निकाला होता है वो पूरा का पूरा एयोटा में, फॉर एग्जांपल अयोटा पूरा का पूरा हर टाइम खाली नहीं होता, कुछ ना कुछ ब्लड फॉर द टाइम बीइंग किस में रहता है? एयोटा में। तो अगर वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में चले भी जाए तो वो इतना ब्लड होता है कि वो आगे डिमांड को क्या कर सकती है? पूरी कर सकती है। अब समझ गए कि नहीं? आप लोग के जहन में सवाल पैदा हुआ था, ठीक है, कि अगर एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है तो फिर आगे ब्लड कैसे निकलेगी? जो ब्लड पहले से निकली होती है तो उसमें तो ज़्यादा ब्लड आगे गई है, लेकिन कुछ प्रोपोर्शन में ब्लड स्टिल किसके अंदर होता है? एयोटा में। और वो नियर बाई ब्रांचेस को देता है ताकि वो अदर आर्गन्स को क्या करें? परफ्यूज करें। अब ये जो डायस्टोल है ये 1 मिनट का बात है या कार्डियक साइकिल के अंदर 0.8 सेकंड का बात है। 0.8 तो इतना कम होता है ना होने के बराबर। तो इस पे पूरे बॉडी का इतना असर नहीं होता है, ठीक है। इसके ना होने से बॉडी पे प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसके होने से बॉडी को इतना प्रॉब्लम नहीं हो सकती। समझ गए? अब आते हैं जनाब इस स्टेज के अंदर। शाबाश, ये आप लोगों ने बताना है। इसमें एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब मुझे ये बताएं जो एट्रियल सिस्टोल है, हाँ जी, इसमें एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया क्या होगी? वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्शन में होगी। सी दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल अब क्या होगी? वेरी गुड, अब ये वेंट्रिकल रिलैक्स होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। वेंट्रिकल आर रिलैक्स बट एट्रिया इज कॉन्ट्रैक्टेड। इस वजह से तो इस फेज का नाम क्या है? एट्रियल सिस्टोल है। अब आते हैं इस फेज की तरफ। यहाँ पे अगर हम जाएं दैट इज एट्रिया एंड दैट इज वेंट्रिकल। अब आप लोग मुझे ये बताएं इसमें एट्रिया क्या होगी? वेरी गुड, रिलैक्स होगी। एट्रिया इज रिलैक्स बट वेंट्रिकल आज इन कंट्रैक्शन, इसमें कंट्रैक्शन होती है। बात समझ गए? आज आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक नई कंसेप्ट मिल गई है। कंसेप्ट ये है कि हमने तो ये पढ़ा था कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वेंट्रिकल क्या होगी? रिलैक्स होगी। वो बात यहाँ पे हमने की है कि नहीं? या जब एट्रिया की रिलैक्सेशन होगी तो वेंट्रिकल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन हर साइकिल के अंदर एक थोड़ा सा मूवमेंट आता है जहाँ पे ऑल चेंबर्स क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। उसको कंबाइंड डायस्टोल कहते हैं। अब समझ गए क्या नहीं? दैट इज कॉल्ड कंबाइंड डायस्टोल। अब सवाल ये है कि जो कंबाइंड डायस्टोल है इसमें टाइम कितना लगता है? तो लेके टाइम ड्यूरेशन लेके कि इसमें कितना टाइम लगता है? ऐसा मूवमेंट जिसमें दोनों एट्रियाज और दोनों वेंट्रिकल क्या हो? रिलैक्स होते हैं, डायस्टोल में होते हैं, तो उसमें टोटल 0.4 सेकंड लगते हैं। कितना लगते हैं? 0.4 सेकंड लगते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन वो टाइम जिसमें किस चीज़ की कंट्रैक्शन होती है? एनीवन? एट्रियाज की कंट्रैक्शन किसकी होती है? एट्रिया, दैट इज 0.1 सेकंड। कितना होता है? 0.1। और इतना टाइम, जितने टाइम में, शाबाश, मैंने आप लोगों को ECG कल पढ़ाया था, AV नोडल डिले, याद है कि नहीं? कि जो इम्पल्स ऐसे नोड से किधर जाता है? AV नोड, तो वो डायरेक्ट वेंट्रिकल में जाता है या डिले करता है? डिले। कितना? 0.1 सेकंड। उतने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए एट्रिया क्या करेगी? कंट्रैक्ट करेगी। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मीन सिस्टोल हमेशा डिले के बराबर होता है, 0.1 सेकंड होता है। और फिर जब इम्पल्स किधर जाएगी? वेंट्रिकल में, और उसकी क्या होगी? कंट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन टेक 0.3 सेकंड टाइम। कितना लेती है? 0.3। अब समझ गए क्या नहीं? तो यहाँ पे पॉइंट इज दैट कि जो कंबाइंड डायस्टोल है वो कितना टाइम लेती है? 0.4। एट्रियल सिस्टोल कितना लेती है? शाबाश, 0.1। और वेंट्रिकल सिस्टोल कितना ले रही है? 0.3। इन तीनों को अगर हम इकट्ठा करें दैट इज 0.8 सेकंड। तो इन इवेंट्स को जहाँ पे या तो डायस्टोल हो रहा है या जहाँ पे एक की सिस्टोल तो दूसरे की डायस्टोल, इन इवेंट्स को 0.8 सेकंड के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? हाँ जी, रेस्ट में नहीं जाता, हार्ट में तो ब्लड आ रही है ना, हार्ट इज रिसीविंग द ब्लड। डायस्टोल के अंदर हार्ट की फीलिंग होती है, तो हार्ट की फीलिंग भी तो एक प्रोसेस है ना। कभी भी हार्ट रिलैक्स स्टेट में नहीं जाता, या कभी भी हार्ट रादर टू से स्लीप स्टेट में नहीं जाता।
अगरचे वो कंट्रैक्ट नहीं कर रहा लेकिन वो ब्लड तो रिसीव कर रहा है ना, वो सो नहीं सकता। हम कहते हैं कि हार्ट ईच सेकंड ईच मिनट में काम कर रहा है, भले वो ब्लड को कंट्रैक्ट करे या वो ब्लड को रिसीव करे, बस समझ गए कि नहीं। लेकिन 0.4 सेकंड के अंदर हार्ट जो है वो ब्लड ले रहा है, इसको कहते हैं फिलिंग ऑफ द हार्ट। लेकिन यहाँ पे हार्ट ब्लड निकाल रहा है तो उसको कहते हैं इजेक्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है जी, ये पॉइंट है जी। कौन सा, किस चीज का, इसका, इसका जब इसका वेंट्रिकल डायस्टोल जो है ईसीजी पे टी वेव देता है। कौन सा, टी वेव। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकल सिस्टोल बताता है, ठीक है, और जो पी वेव है वो एट्रियल सिस्टोल बताता है। लेकिन जो टी वेव है वो क्या बताता है, वेंट्रिकल डायस्टोल। तो आप लोग कहोगे कि एट्रियल डायस्टोल किधर चला गया, कल मैंने क्या बताया था, इट इज हाइड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वो मैंने डिस्कस किया था। ठीक है जी, ये समझ गए कि नहीं। ये एरिया अगर आप लोग को समझ में आई है, अब हम डायग्राम ड्रा करेंगे, उस डायग्राम के जरिए मजीद उसको एक्सप्लेन करेंगे कि डायग्रामेटिकली आप उसको कैसे याद करेंगे। लेकिन ये मैंने आप लोगों को फिजियोलॉजी के अंदर बुक से हट के बहुत ज़्यादा आसान तरीके से समझाए हैं। अब यहाँ पहले के डायग्राम, शाबाश। अब डायग्राम के अंदर इनको हम कैसे डिस्कस करेंगे, अब देखें। डायग्राम में इस तरह ड्रा करें और इस डायग्राम को आप लोगों ने ही एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है, आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगा डायग्राम के हिसाब से और आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, ये बहुत आसान है। इस तरह वो सिंपल 4 चैम्बर हार्ट इस तरह एक ड्रा करें, सिंपल डायग्राम 4 चैम्बर्स हार्ट, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने मेंशन करना है कि द अपर 2 चैम्बर्स आर एट्रियम एंड द लोअर आर वेंट्रिकल। ये एट्रियम है और ये क्या है, ये वेंट्रिकल है। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे जो कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ये तो राइट एट्रियम है और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल है एंड दैट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी तक ये सबको क्लियर है, ओके। राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो किधर जाएगी, राइट वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ पे वाल्व है कि नहीं, दिस वाल्व इज कॉल्ड ट्राइकास्पिड वाल्व। इसका नाम क्या है, ट्राइकास्पिड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीवी, दैट इज कॉल्ड ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो किधर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसके दरमियान जो वाल्व है इसको हम कहते हैं माइट्रल वाल्व एक्सीलेंट, लेकिन जस्ट बाइकास्पिड वाल्व। लेकिन माइट्रल वाल्व इज द वर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अब ये कौन सा वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल। इस राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है। पल्मोनरी ट्रंक का नाम सुने क्या नहीं, लेकिन इस राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान एक वाल्व है क्या नहीं, दिस वाल्व इज कॉल्ड पल्मोनिक वाल्व या पल्मोनरी वाल्व। इसका नाम है पीवी, दैट इज पल्मोनरी वाल्व। और फिर इस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, एयोर्टा। एयोर्टा इज अ लार्जर आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे वाल्व कौन सा है, एयोर्टिक वाल्व है। पहले तो आप लोग अपने आप से ये पूछें कि मुझे वाल्व का पता है कि नहीं, और दे आर 4 इन नंबर, और फिर कहाँ कहाँ पे लोकेट है। तो जो पहले दो है ये ट्राइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व, इनको हम एवी वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। और ये जो पल्मोनरी वाल्व है और एयोर्टिक वाल्व है, इसको हम सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं, क्योंकि ये वाल्व हमें हाफ मून जैसे नजर आते हैं। देयरफॉर दीज वाल्व्स आर कॉल्ड सेमिल्यूनर वाल्व। अब देखिए कंसेप्ट इज वेरी वेरी इजी। अगर ब्लड राइट एट्रियम में आएगी तो एट द सेम टाइम लेफ्ट एट्रियम में भी आएगी। बात समझ गए क्या नहीं। इस राइट एट्रियम में ऊपर से ब्लड लाने वाली जो वेसल है दैट इज सुपीरियर वीना केवा, ये सुपीरियर वीना केवा है। नीचे से ब्लड लाने वाली वेन क्या है, दैट इज इंफीरियर वीना केवा। एवरीवन नो अबाउट दिस, सुपीरियर एंड ऑफ इंफीरियर। और ये दोनों वेन जब राइट एट्रियम को ओपन होते हैं तो दे ओपन डायरेक्टली विदाउट एनी वाल्व, यहाँ पे कोई वाल्व नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे ये पल्मोनरी ट्रंक है, फिर ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। फिर जब डीऑक्सी ब्लड लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेट होती है तो फिर पल्मोनरी वेन्स के जरिए किधर जाती है, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर ये पल्मोनरी वेन्स आते हैं। कौन से वेन, पल्मोनरी वेन। मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ फॉर द टाइम बीइंग ये पल्मोनरी क्या है, वेन्स। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी पल्मोनरी आर्टरीज वाज हाउ मेनी, पल्मोनरी आर्टरीज दे आर 2 in numbers बट पल्मोनरी वेन्स आर 4 in numbers। ये एमसीक्यूज कभी भी ना भूलना एग्जाम के अंदर।
Pulmonary arteries are 2 because of 2 lungs, but pulmonary veins are 4 in number. Veins 4 होते हैं और arteries 2 होती है। अब देखें, ये जो pulmonary vein है ये अपना ब्लड किसको दे रही है? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेकिन ये भी डायरेक्ट ओपन होता है विदाउट एनी वाल्व, यहाँ पे भी कोई वाल्व नहीं है। अब माइंड फ्रेश करें और इधर फोकस करें। कार्डियक साइकिल हमें खुद समझने में वीक्स लगे थे, हफ्ते लगे थे, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल एरिया है। अब देखें, एक्चुअली बात यह है कि जब राइट एट्रियम सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा से ब्लड लेगी, सो दैट शुड बी इन रिलैक्स स्टेट। कौन से स्टेट में? रिलैक्स। और जब ये पल्मोनरी वेन से लेगी तो ये भी क्या होना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए। तो जब ये रिलैक्स होते हैं तो यहाँ पे इनिशियली ये दोनों वाल्व क्या होते हैं? ये क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज। और ये वाल्व भी क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। हम बिल्कुल स्टार्ट से एक हिस्सा लेते हैं। जब ब्लड आती है यहाँ से, देखें इस साइड पे डीऑक्सी ब्लड आती है। कौन सी? डीऑक्सी। अब ये दोनों एट्रिया किस में है? डायस्टोल में है कि सिस्टोल में? हाँ, वेरी गुड। ब्लड वेंट्रिकल या एट्रिया लेता है रिलैक्स स्टेट में, सो दैट इज डायस्टोल। अब एट्रिया की क्या हो रही है? रिलैक्सेशन हो रही है। बात समझ रहे कि नहीं? दोनों एट्रिया बिल्कुल रिलैक्स पड़े हैं, इसलिए तो उसके अंदर क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। जब ब्लड इतना आ जाए कि वो एट्रिया उससे भर जाए तो व्हाट विल हैपन टू, व्हाट विल हैपन टू एट्रियल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड? इंक्रीज और डिक्रीज? अब देखिए, आप लोग कहोगे कि सर इट इज इजी नाउ। एट्रियल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज व्हाट? इंक्रीज। इस एरो का मतलब क्या है? इंक्रीज है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम ज्यादा आएगी तो इंट्रा एट्रियल प्रेशर क्या होगी? एट्रियल प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज? हाँ, इंक्रीज। आप यहाँ पे एक जग पानी छोड़ दे और दूसरी जगह पे एक बाल्टी, तो किस पानी का जोर ज्यादा होता है? बाल्टी वाला, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या है? ज्यादा है। जहाँ पे एक डैम की जो बंद है वो टूटता है तो कितने इलाके को मतलब नुकसान पहुँचाता है? जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। डन, ओके। अब ये दोनों वाल्व क्या है? क्लोज है। और ये दोनों एट्रिया किस स्टेट में है? किस स्टेट में है? रिलैक्स में है। वेरी गुड। अब ये कंट्रैक्ट नहीं कर रहे लेकिन ये ब्लड से भर गए हैं। अब एट्रिया खुद कुछ नहीं कर रही, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बढ़ गई है उससे प्रेशर क्या हुआ है? ज्यादा। तो लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम ऑफ द ब्लड से प्रेशर किस वाल्व पे लगेगा? माइट्रल वाल्व। और राइट साइड पे ट्राइकास्पिड वाल्व। तो ज्यादा प्रेशर की वजह से चांस ये है कि ये दोनों वाल्व क्या हो जाए? ओपन हो जाए, बंद टूट जाए। तो जब ये दोनों ओपन होंगे, अब सुन ले, दोनों ओपन होंगे तो फिर ब्लड इधर रुकेगी कि नीचे आएगी? नीचे आएगी। और जब वेंट्रिकल ब्लड लेगा तो वेंट्रिकल भी किस में होना चाहिए? रिलैक्स या कंट्रैक्ट? रिलैक्स में होना चाहिए। एट्रिया किस में है? रिलैक्स में है। डायस्टोल के सिस्टोल? डायस्टोल। वेंट्रिकल किस में है? इसको कहते हैं कंबाइंड डायस्टोल। इसका कहते हैं कंबाइंड डायस्टोल कहते हैं। अब समझ रहे कि नहीं? इसको हम अभी कंसेप्ट की तरफ लेके आ रहे। अब एट्रिया डायस्टोल में है। जब एट्रिया डायस्टोल में है और बंद टूट गया तो ब्लड तेजी के साथ आएगा कि स्लो आएगा? इसको कहते हैं रैपिड फिलिंग पेस। इसको क्या कहते हैं? रैपिड फिलिंग। अभी बताया है कि नहीं? तेजी के साथ जब वेंट्रिकल फिल होती है तो उसका नाम क्या है? रैपिड फिलिंग। अब देखें, मैं थोड़ा सा और भी आप लोग को इंटरेस्टिंग बताता हूँ। यहाँ पे जो पहला फिलिंग है इसका नाम क्या है? रैपिड फिलिंग पेस। अगर एट्रिया में एक ही नहीं, हम कितने की बात करें? दोनों। अगर दोनों एट्रिया के अंदर कितनी परसेंट ब्लड थी? 100। तो तेजी के साथ जो ब्लड नीचे वेंट्रिकल में आ रही है वो 100 का कितना परसेंट होता है? 70%। कितना परसेंट? इसका मतलब अभी तक एट्रिया ने कंट्रैक्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी 100 में से कितना परसेंट ब्लड चला गया? 70%। देख अल्लाह की कुदरत। मैं आप लोग को अब एक प्रैक्टिकल चीज बताने लगा। फिर जब ब्लड जो है 100 में से 70% चला गया तो कितना परसेंट रह गया? तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर भी कम हो गया। तो अब ब्लड का जो बहाव है वो तेज आएगा कि स्लो? तो स्लो फिलिंग पेस होगा। क्या होगा? स्लो। अब स्लो फिलिंग पेस कितने परसेंट पे स्टार्ट होता है? 30 में। और जब 30 में से कितना परसेंट ब्लड चला जाए? 20। तो कितना परसेंट रह गया? 10। दैट इज कॉल्ड वेरी वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड। वेरी वेरी
मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये मिनिमम अमाउंट जो है ब्लड का, जो कितना परसेंट है 10, ये इतना वॉल्यूम नहीं है कि वो इतना प्रेशर क्रिएट करे जिस पे ये दोनों वाल क्या हो सके, ओपन हो सके। बात समझ रहे कि नहीं? इन दोनों वाल को ओपन रखने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, और प्रेशर के लिए ब्लड का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अब 90% तो चला गया है, तो 10% वॉल्यूम इज नॉट इनफ टू कीप द एवी वॉल ओपन। तो अगर इसको, लेकिन 10% हमने किसको देना है, वेंट्रिकल को। 90% तो ले गए हैं, वेंट्रिकल कहते मुझे कितना परसेंट ब्लड चाहिए, 100%। तो ये 10 इधर ही रहेगा कि आगे देना है, देना है। तो आगे देने के लिए ये प्रेशर इनफ है, नहीं है, तो फिर एट्रिया के जो सेल है वो क्या करेंगे, कंट्रैक्ट, ताकि जोर से वो कंट्रैक्ट करे और इस ब्लड को आगे पहुंचाए। बात समझ गए? तो यहाँ पे लेके इसको कहेंगे, ये 10% जो ब्लड आएगी तो उसका नाम लेट फिलिंग है कि अर्ली, इसका लेट फिलिंग फेज है। और लेट फिलिंग फेज में कितना ब्लड आ रहा है, और 10% डायस्टोल की या एट्रियल सिस्टोल की वजह से, एट्रियल सिस्टोल की वजह से। अभी जो मैंने आप लोग को इनिशियल लिखा था वो निकाले थोड़ा सा, शाबाश। अभी तो मैंने 3 फेजेस लिखे हैं, पहले 3 वो निकाले, शाबाश, ताकि माइंड में बैठ जाए। 3 फेजेस में एक है रैपिड फिलिंग फेज, ये लिखा है कि नहीं, सारे शाबाश, सारे देखे। रैपिड फिलिंग फेज है कि नहीं, तो उसके सामने कितना परसेंट ब्लड जाएगा, 70। स्लो फिलिंग में कितना जाएगा, 20। और आखिर में क्या लिखा है मैंने, और इसके साथ एट्रियल सिस्टोल भी लिखा होता है। जो 10% है वो एट्रियल सिस्टोल की वजह से जाता है। तो आप लोग तो एफएससी से नए आए हैं ना, आप लोग को मैं एक ट्रिक बताता हूँ। एफएससी वाले बंदे ये सोचते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं एफएससी में, कि जब एट्रिया है वो कंट्रैक्ट करेगी तो ब्लड वेंट्रिकल में जाएगी, और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगी तो ब्लड बॉडी को मिलेगी। एक नॉर्मल बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं है? चले जी, आपसे अगर आज मैं ये पूछता कि अगर किसी का एट्रियल ए सिस्टोल है, क्या है ए सिस्टोल का मतलब नो कंट्रैक्शन, तो माइंड तो ये कहता है कि जब एट्रिया में कंट्रैक्शन नहीं है तो ब्लड किसको नहीं मिलेगी, वेंट्रिकल को। जब वेंट्रिकल को नहीं मिलेगी तो बॉडी को नहीं मिलेगी। तो जिस बंदे का एट्रिया सिस्टोल ना करे तो वो सर्वाइव कर सकता है, नहीं। लेकिन ऐसे लोग अस्पतालों में मिलते हैं जो एट्रिया ए सिस्टोल में आते हैं, फिर भी वो 40 साल जीते हैं। इसका वजह यह है कि एट्रिया से जो वेंट्रिकल को 90% ब्लड मिलती है वो सिस्टोल पर डिपेंडेंट नहीं होती। अब समझ गए क्या नहीं? अगर एट्रिया सिस्टोल ना भी करे तो सिर्फ कितना परसेंट ब्लड से बंदा महरूम होता है, 10%, 90% स्टिल इन द बॉडी। तो ये चीज़ आप लोगों को आज के लेक्चर में क्लियर होना चाहिए। समझ गए क्या नहीं? ये आप लोगों के लिए न्यू पॉइंट है, न्यू, ठीक है ना? ये आप लोगों के पास आज से नहीं था पहले, ऐसा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि एट्रिया सिस्टोल, आपसे कोई कहे यार एट्रिया ब्लड देती है वेंट्रिकल को, बिल्कुल ठीक है। एट्रिया कंट्रैक्ट करेगी तो ब्लड निकलेगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एट्रिया ब्लड नहीं देगी तो फिर वेंट्रिकल कैसे काम करेगी? तो आपने कहना है कि भाई निज़ाम ऐसा है कि 90% ब्लड जो एट्रिया है वो विदाउट कंट्रैक्शन देती है। वो आप पूछेगा कैसे देती है? जब बंदा रिलैक्स है तो कंट्रैक्शन कैसे नहीं करेगी? वो रिलैक्स जरूर है लेकिन वॉल्यूम ऑफ द ब्लड क्या है, ज़्यादा, एंड दैट इज इनफ फॉर द ओपनिंग ऑफ द वाल्व टू गिव ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। तो ये जो एट्रिया सिस्टोल के अलावा इंसान जीता है, इसकी सिग्निफिकेंस कंबाइंड क्या है, डायस्टोल है। ये अल्लाह ने पैदा किया इस तरह, ठीक है ना? ये कंबाइंड क्या है, डायस्टोल है। ये बात मेरी समझ गए सारे के नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब इधर देखें, शाबाश। अब ब्लड जो है एट्रिया कंट्रैक्शन उसने की है कि नहीं? तो कितना परसेंट ब्लड भी आया है, 10%। चले जी, सारे इधर फोकस करो, सारे पार्ट ले लेके उसको हमने समझना है। अब सारे के सारे एट्रिया क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड से खाली हो गए कि नहीं? और सारा ब्लड किधर आ गया, वेरी गुड, वेंट्रिकल में आ गया। किस में आ गया, वेंट्रिकल में आ गया, एक्सीलेंट। अब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम 0, कितना, 0। अब ये चाहते हैं कि हम फिर से ब्लड ले ले, बढ़ जाए, तो ये किस में जाएंगे, रिलैक्सेशन में। अब इसमें प्रेशर ज़्यादा है कि कम? जब इसमें प्रेशर कम होगा तो ये दोनों वाल क्या होंगे, क्लोज। ये कौन से वाल है, ए बी वाल, और इन ए बी वाल की क्लोजर से कौन सा साउंड आएगा, S1 हर्ट साउंड आएगा। अब समझ गए? अब आते हैं कोर कॉन्सेप्ट की तरफ। एक एक पॉइंट जो मैंने लिखी है वो एक्सप्लेन करते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब इधर देखें, दोनों वाल क्या हो गए, और ये वाल क्या है, अभी तक मैंने ओपन किया है,
ये क्लोज है, ये क्या है, क्लोज है। ऊपर वाले क्या हो गए, ये पहले से क्लोज है। पूरा का पूरा ब्लड किसके पास है, एट्रियाज या वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है पूरा का पूरा। अब इस ब्लड पे वेंट्रिकल ने क्या करना है, कंट्रैक्शन स्टार्ट करनी है। बात समझ रहे कि नहीं। जब ये कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगी तो इस ब्लड के साथ न अब आ रहा है और न अभी से इससे गया है, तो इस वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, हाँ नहीं। तो ये वॉल्यूम सेम रहेगा जिस पे वेंट्रिकल क्या करेगा, कंट्रैक्ट। तो इसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। अब समझ गए कि नहीं। इस आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के लिए शर्त यह है कि वेंट्रिकल के ढक्कने ऊपर से भी बंद होने चाहिए और नीचे से भी बंद। और अभी ढक्कने जो बंद हुए हैं ऊपर वाले हैं कि नीचे, ऊपर वाले एवी वाल्व, और उससे कौन सा साउंड आया, इसलिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में कौन सा साउंड आता है, S1 हर्ट्ज साउंड आता है। यह भी मैंने आप लोग को लिखा है, समझ गए कि नहीं। तो अगर आप लोग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन वाला हेडिंग पढ़े तो उसमें मैंने लिखा है कि ऑल वाल्व आर क्लोज, और उसमें एवी वाल्व की क्लोजर होती है जिससे कौन सा साउंड आता है, S1 हर्ट्ज साउंड आता है। अभी तक क्लियर है सारी चीजें कि नहीं। चले जी, अब वेंट्रिकल क्या स्टार्ट करेगी, कंट्रैक्शन। जब ये कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगी तो वाल्व का रूल ये है कि ब्लड ने आगे जाने के पीछे आगे, तो सेमिलुनर वाल्व पे प्रेशर पड़ेगा कि नहीं। और जब ये सेमिलुनर वाल्व पे प्रेशर पड़ेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ब्लड बाहर जाएगी कि नहीं। तो जब इनिशियल ब्लड जाएगी एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, वो तेजी के साथ जाएगी कि स्लो, दैट इज कॉल्ड रैपिड इजेक्शन फेज। इसको क्या कहते हैं, रैपिड इजेक्शन फेज। फिर जब ज्यादा ब्लड जाएगी तो फिर ब्लड का बहाव थोड़ा सा क्या होगा, स्लो, तो उसका नाम स्लो इजेक्शन फेज है। क्या है, स्लो इजेक्शन। और जब याद रखें 140 ml याद है कि नहीं, उसमें जब कितना ब्लड निकलेगी 70, तो फिर मजीद 70 ये नहीं निकाल पाएगी। और इस आयोटिक वाल और पल्मोनरी वाल को ओपन रखने के लिए 80 ml ब्लड चाहिए। कितना, 80। तो जब ये 140 में कितना निकाले तो वो कितना रह जाएगा, तो उस पर ये दोनों वाल क्लोज हो जाए, ओपन हो रहेगी नहीं। तो सेमिलुनर वाल की क्या होगी, क्लोज होगी। क्या होगी, और इस पे कितना ब्लड रह गया, 70। अब ये वेंट्रिकल चाहेगी कि हम कंट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें, ताकि मजीद 70 ml ले ले। बस समझ गए क्या नहीं। ऊपर दोनों वाल स्टिल क्या है, और ये दोनों वाल भी क्या है। तो इस 70 ml के साथ न ब्लड आ रहा है न जा रहा है, तो आइसो है कि नहीं। और इस वॉल्यूम पे वेंट्रिकल क्या स्टार्ट करेगी, तो उसका नाम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। अब समझ गए क्या नहीं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। और इस स्टेट के अंदर, रिलैक्सेशन वाले स्टेट के अंदर, ऊपर वाले वाल्व बंद हो गए कि नीचे, एवी वाल्व क्या, सेमिलुनर। इसलिए इन दिस स्टेट द बोथ वेंट्रिकल आर गोइंग टू रिलैक्स एंड देयर इज क्लोजर ऑफ विच प्रोड्यूस S2 हर्ट्ज साउंड। अब समझ गए कि नहीं। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में S1 हर्ट्ज साउंड आता है और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में S2 हर्ट्ज साउंड आता है। ये वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो इंशाल्लाह 5 साल में आप लोगों को अपनी नोट्स में भी नहीं मिलेगी, लेकिन एवरीवेयर इन द एग्जाम, दिस इज द पार्ट ऑफ द एग्जाम्स, एवरीवेयर। ठीक है, चाहे यू असेंबली में बैठ जाए, प्लेब में बैठ जाए, NLE में बैठ जाए, NAB में बैठ जाए, सब में। हाँ, अगर आप लोगों में से कोई ऐसे बंदे हैं कि वो चाहते हैं कि सर मुझे क्या करना, मेरे 3 बंदों ने NAB एग्जाम दिया था, अभी कल रिजल्ट हुआ, तीनों के 3 पास हो गए। ठीक है ना। अगर आप लोगों में से कोई ये माइंड बना रहे कि सर मैं 2 साल के बाद पाकिस्तान आना चाहता हूँ, माइग्रेशन, तो जो लेक्चर हम 5 महीने इधर पढ़ेंगे ना, 3rd ईयर की रिक्वायरमेंट क्या है, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेम। बात समझ रहे कि नहीं। जो बंदा 5 महीने इस तरह सब्जेक्ट वाइज सही पढ़ेगा ना, वो 2nd ईयर के बाद NAB में डायरेक्ट पाकिस्तान भी आ सकता है। बात समझ गए। तो ये प्रिपरेशन आप लोगों की न कि सिर्फ बेसिक की है बट NAB एग्जाम की भी है। तो आप लोग एक एक चीज़ क्लियर करें, इससे आप आगे NAB पास कर सकते हैं, इससे आप आगे NLE पास कर सकते हैं, इस पे आप आगे प्लेब दे सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स इज एवरीवेयर बेसिक। आप अमेरिका भी जाएंगे तो भाई ये एयर है, ये कान जो है ना, ये नाक नहीं हो सकती। तो बेसिक हमेशा क्या है, बेसिक है। तो एक ही क्लास से आप लोग के इंशाल्लाह 5-6 फायदे होंगे। ठीक है जी, सवाल क्या है। किधर जी, ओके ओके, यहाँ पे तो वाल नहीं है ना, तो आप क्या कहते हैं, जब ये भर जाते हैं, ये भर जाते हैं
तो ब्लड वापस क्यों नहीं जाती? क्योंकि हार्ट का रूल ब्लड आगे लेके जाने के पीछे, आगे, हमेशा आगे जाएगी। नहीं ना, आप नहीं समझे, बात आपकी ठीक है, वैलिड क्वेश्चन, लेकिन आप एक जगह पे कंफ्यूज है। वो क्या है? वो आसान, अब आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कितना % ब्लड से भर जाते हैं? 100, ये तो जानते हैं। 70 रैपिड फिलिंग में, 20 90 में। तो इसमें जो ब्लड पीछे रह गई है कितना %? जिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो ज़्यादा ब्लड है कि कम? वो तो इतना कम है कि इसके यहाँ पे जम हो जाएगी, तो उधर तो बहुत ऊपर वाली बात है। अगर ये पूरे 100% पे कॉन्ट्रैक्ट करता ना तो फिर शायद पीछे चला जाता, लेकिन ये तो कॉन्ट्रैक्शन 100 पे नहीं करता ना, ये कितने पे करता है? 10 पे, जो ना होने के बराबर है। तो वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती तो नीचे लेके जाती हैं। अब समझ गए क्या नहीं? तो कहने का मतलब कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन इतनी कम वॉल्यूम पे होती है कि ये बैकवर्ड नहीं बल्कि किधर जाती है? फॉरवर्ड जाती है। ये हम इकोकार्डियोग्राफ से मालूम करते हैं। तो उसमें सेकंड्स लगते हैं, 0.11 सेकंड, 0.33, वो इकोकार्डियोग्राफ रीड करता है कि आपका स्लो फिलिंग चल रहा है कि रैपिड फिलिंग चल रहा है। आप जब पेशेंट को इको करते हैं ना, तो इको मशीन आपको बताते हैं, वो ऑटोमेटिकली रीड कर देता है, वो हमें रीड नहीं करना पड़ता, वो इकोकार्डियोग्राफी रीड करता है। ठीक है जी, लेकिन ये मालूम किए गए होते हैं। समझ गए जी? तो ये जनाब पहले रैपिड फिलिंग था और फिर क्या हो गए? स्लो फिलिंग। अब इधर फोकस करें, एट्रिया जनाब डायस्टोल करेगी कि नहीं? एट्रिया की क्या होती है? डायस्टोल। और एट्रिया की क्या होती है? सिस्टोल भी। बात समझ रहे कि नहीं? फिर वेंट्रिकल की क्या होगी? सिस्टोल। और वेंट्रिकल की क्या होती है? यार हमने कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन क्या लिखा है? द इवेंट्स अकरिंग इन वन बीट मीन सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो वो एट्रिया की भी और वेंट्रिकल की भी, ऐसा है क्या नहीं? अब इधर देखिए, जब एट्रिया में ब्लड आ रहा था, अब सुन ले सारे, तो अब और भी आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगी। जब एट्रिया में ब्लड आ रहा था, ये रिलैक्स थे के कॉन्ट्रैक्ट थे? उसका नाम एट्रियल डायस्टोल था। कितना था? एट्रियल डायस्टोल। और एट्रिया जब उसने ब्लड ले लिया तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की वजह से ये वाल क्या हो गए? ओपन। तो ब्लड नीचे आना शुरू हो गया कि नहीं? तो उस टाइम वेंट्रिकल किस में थे? वेंट्रिकल डायस्टोल में। किस में? डायस्टोल में। अब इधर फोकस करें, एट्रिया की जो डायस्टोल है ये 0.7 सेकंड होता है। कितना होता है? 0.7। अब ये कहां से आया? ट्रैक है ना, ये कहां से आया? अब लोग इस तरह सर हिला रहे कि ये कहां से आया, ठीक है ना? आप लोग कहते हैं हम तो एक तरह सोच रहे, पता नहीं बात कहीं और जाती है। एट्रिया की अगर सिस्टोल है तो उसकी क्या होनी चाहिए? तो एट्रिया की सिस्टोल मानते हो कि 0.1 है, तो अगर एट्रिया की सिस्टोल 0.1 है तो एट्रिया की डायस्टोल 0.8 होना चाहिए, तो 0.7 होना चाहिए, क्योंकि हमने 0.8 मुकम्मल करना है ना। तो ये जनाब अभी तो समझ गए। ओके, एक और चीज, 0. क्या है? 1। एट्रियल क्या है? सिस्टोल 0.1। अब वेंट्रिकल की तरफ आए, सुन ले, वेंट्रिकल की जो डायस्टोल है, सिस्टोल है, ये 0.3 है। कितना है? और डायस्टोल कितना है? इन दोनों को जमा करें कितना आएगा? और इन दोनों को जमा करें, और दोनों को जमा करने से 1 लेकिन रूल तो कहता है कि दोनों में कितना टाइम लगता है, तो फिर गलत हो गया। अब समझ गए क्या नहीं? दोनों को अगर हम प्लस करें तो 1.6 आता है, लेकिन फिजियोलॉजी तो कहती है कि सब चेम्बर्स की एक 1 बीट में कितना टाइम लगता है। अब वो कैसे? वो प्रूफ करते हैं, इधर देखिए, वो भी प्रूफ करते हैं। वो ऐसे होता है, इधर फोकस करेंगे तो यू पीपल विल अप्रिशिएट द कंसेप्ट। जब एट्रिया रिलैक्स होते हैं, मैं कहता हूँ यार अभी इस सेकंड में, अभी सुन ले, मैं एक टाइम फ्रेम सेट करता हूँ 0.1, 0.2, फिर इसके बाद ऐसा करें 0.2, 0.3, 4, कहाँ तक जाना है? 0.8 तक जाना है। अब देखें यहाँ तक है क्या नहीं? एट्रिया की डायस्टोल स्टार्ट हो गई। कौन सा? डायस्टोल। तो कहाँ पे? 0.1 से, सिरे से। तो ये कितने सेकंड तक डायस्टोल में रहेगा? 0.7। डन। तो जब एट्रिया ब्लड लेती है तो ये रिलैक्स होती है, और जब ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाती है तो ब्लड 90% जाएगी नीचे क्या नहीं? तो उसी टाइम जब इसने रिलैक्स शुरू किया तो उसी टाइम किसने भी रिलैक्स शुरू किया, जिसको कंबाइंड डायस्टोल कहते हैं। जब इसका टाइम स्टार्ट हो गया तो उसका भी स्टार्ट हो गया ना।
तो इसका मतलब ये कितने टाइम के लिए रिलैक्स होगा? तो एट्रिया की जो डायस्टोल है वो कितने सेकंड करस्पॉन्ड करता है इसकी डायस्टोल के साथ? 0.5, जितने टाइम के लिए ये डायस्टोल करेगा। अब समझ गए जी, ये क्या करेगा? डायस्टोल। फिर इसका क्या स्टार्ट होगा? सिस्टोल स्टार्ट होगा क्या? नहीं। तो जब इसका सिस्टोल स्टार्ट होगा तो ये स्टिल किस में है? डायस्टोल में। और हमने कहा कि जब एक सिस्टोल होता है तो दूसरा डायस्टोल होता है। वही बात आ गई क्या? नहीं। तो अब यहां से वेंट्रिकल की क्या स्टार्ट हो गई? सिस्टोल। कितने टाइम के लिए? 0.3 के लिए। और उस आखिरी सेकंड में जब ये सिस्टोल खत्म करता है तो आखिरी 1 सेकंड में 0.1 के लिए एट्रिया की क्या हो जाएगी? सिस्टोल हो जाएगी। तो ये टाइम करस्पॉन्ड करता है जब ये, हाँ जी, हाँ ओके, आता हूँ, इसकी तरफ भी आता हूँ। अब यहाँ पे जो पॉइंट हम लगा रहे कि 0.5, ठीक है ना। अब इसमें वेरिएशन क्या है मैं बता रहा हूँ। वेरिएशन ये है कि जो हम फॉर एग्जाम्पल 20 बंदे बैठे हैं, ई को हम में कोई बंदा करे तो हम 20 में से 10 to 12% में कंबाइंड डायस्टोल 0.4 होता है, कुछ लोगों में 0.5 होता है। तो मतलब वेरिएशन इसमें होती है आगे पीछे, लेकिन 0.45 इज सेम थिंग, ठीक है ना। इसलिए कुछ बुक्स कहते हैं 0.4, कुछ कहते हैं 0.5, लेकिन मैं सिर्फ ये कंसेप्ट हटाना चाहता था आप लोग के माइंड से कि अगर कोई कहे यार इसमें तो अलग 0.8 लगते हैं, इसमें अलग लगते हैं, नहीं, ये करस्पॉन्डिंगली लगते हैं। जब इसका टाइम होता है तो इसका भी, तो हम दोनों का अलग अलग लेंगे कि एक लेंगे? तो इन दोनों के एक में एक कंट्रैक्शन, एक रिलैक्सेशन में कितना टाइम लगेगा? 0.8 लगेगा, बस दैट्स इट, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन ऑफ द डे है ना वो ये है, 3 बातें। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में सेकंड हार्ट साउंड आएगा, और अगर एट्रिया सिस्टोल ना भी करे फिर भी वेंट्रिकल कितना % ब्लड ले सकती है? 90% ले सकती है। तो एट्रिया कंट्रैक्शन के बगैर भी इंसानों सर्वाइव कर सकते, लेकिन वेंट्रिकल अगर कंट्रैक्शन ना करे तो सर्वाइव कर सकता है? नो। वेंट्रिकल का काम तो ब्लड बॉडी को देना है, तो अगर वेंट्रिकल चैम्बर चली गई तो फिर बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। ब्रेक करे शाबाश, लास्ट टर्म जो गई, ठीक है जी। कुछ इंटरेस्टिंग था कि नहीं? इंटरेस्टिंग भी है, इसमें पॉइंट्स कंसेप्चुअल भी है। आगे और भी आप लोग को इंशाल्लाह मजीद, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर किस तरह होता है, बीपी रेगुलेट कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, बीपी बढ़ जाए तो क्या करेंगे, बीपी कम हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी 10 मिनट ब्रेक करें, फिर 45 मिनट्स कैनॉट में लेक्चर ले रहे हैं बस।